देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में आपने ओएसडी के पद पर कार्य किया है और ये घटनाक्रम, ये नियमाविरुद्ध कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से आपने लगातार उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए और सिर्फ मौखिक ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए, लिखित रूप से ऑब्जेक्शंस लगाए। और जब इनकी बात नहीं मानी गई, उसमें सुधार नहीं हुआ, तो उस भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करते हुए इन्होंने रिजाइन किया। और अभी 1 जनवरी 2025 को इनको शो कॉज नोटिस देते हुए विद इमीडिएट इफेक्ट इनका स्थानांतरण रामपुर कर दिया गया है। जी, इन्होंने क्या मंत्री जी को कभी कोई चिट्ठी किया? अभी बताइए, अगर आप मतलब क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था और आपने कहाँ कैसे सवाल उठाए? आपने कैसे सवाल उठाए और किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई मंत्री के द्वारा? डीपीसी की जो कार्रवाई हो रही थी वो 14 फरवरी 2024 से हम मिर्ज़ापुर में आए, हमको विभाग से जो है कह दिया गया था कि आप विभाग को नहीं देखेंगे, आप जनता के कार्य देखिए, हमारे संबंधित जनता का कार्य देखिए। जब 14 मई को हमें पता चला कि यह नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है, तो माननीय मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा कि चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू हुई है, तो यह नियम विरुद्ध डीपीसी नहीं होनी चाहिए, आप इसको कम से कम चुनाव तक रोकिए। मंत्री जी ने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और ये डीपीसी मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एम देवराज जी कर रहे हैं और उनको न मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, न ही उनको ये नियम विरुद्ध हो रही है अगर डीपीसी रोकूँगा। तो 22 मई 2024 को एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा, उसकी कॉपी एआईसीटी अध्यक्ष नई दिल्ली को, प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल को, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा को लिखा कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, एआईसीटी एक्ट के विरुद्ध है, इसको रोका जाए। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, तो मैंने मंत्री जी से कहा कि अब मैं आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकता। 30 मई को मैं उनके साथ हटकर लखनऊ चला आया और 30 मई को यह डीपीसी हो गई। इसके बाद भी मैंने लगातार भारत सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए और हमने 5 लोगों को नोटिस दिया कि ये एआईसीटी एक्ट है, डबल बेंच का स्टे है और जो डीपीसी हो रही लोक सेवा आयोग से 100% सीधी भर्ती के माध्यम से होनी चाहिए। ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, एमटेक हैं, पीएचडी होल्डर हैं, ये परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्राविधिक शिक्षा में जितने भी संगठन थे उनका विरोध कर रहे थे। तो ये डीपीसी 30 मई को तो हो गई, लेकिन इसके रिजल्ट घोषित नहीं हुए, लेकिन फिर प्रक्रिया चलती रही। हमें लग रहा था कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, नहीं होगी, लेकिन 9 दिसंबर 2024 को इसका रिजल्ट आता है। डीपीसी 6600 ग्रेड पे में हुई थी और जब 9 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आता है तो डीपीसी का हुई 6600 ग्रेड पे में और रिजल्ट आता है 9000 पे बैंड में। इसका मतलब जो आदमी 1 लाख रुपया पाता था वो सीधा 2.25 लाख रुपया पाने लगेगा। और जो एआईसीटी का नॉर्म है एमटेक प्लस 15 साल या पीएचडी प्लस 12 साल, वो नॉर्म लोग पूरे नहीं कर रहे थे। इसमें निदेशालय के अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने नियमों को धता बताते हुए डीपीसी किया, जिसकी वजह से पूरे विभाग में पढ़े लिखों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है। 2000 करीब एमटेक होल्डर और 1000 पीएचडी होल्डर सब परेशान हैं। सबका कहना है कि इस विभाग में कोई नियम कानून नहीं है। आप ये जान लीजिए कि ये से पास हुआ था, उसका उद्देश्य था कि गरीब किसान मजदूर को अच्छी तकनीकी शिक्षा देने के लिए विभाग में हाईली क्वालिफाइड टीचर रुके
इसलिए उनके स्केल को, उनके क्वालिफिकेशन को बढ़ाया गया था। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है 24 मई 2022 का कि रूल चाहे पुराने हो, पद चाहे पुराने हो चाहे नए हों, अगर रूल में अमेंडमेंट हुआ है तो जो भी नियुक्तियां होंगी या जो भी डीपीसी होगी वो नए रूल से होगी। नए रूल में एचओडी का पद 100% लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती का है। इसी आधार पर हमारे संगठन के कुछ लोग गए थे हाई कोर्ट में, जिससे उनको जो है पुरानी सेवानिवृत्ति डीपी से करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। कुछ तथ्य को बिना जाने हुए यही सरकार जनवरी 2023 में हाई कोर्ट के डबल बेंच से स्टे लेकर आती है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आधार पर। एम देवराज साहब से पहले प्रमुख सचिव डबल बेंच का स्टे लेकर आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किन परिस्थितियों में पुराने सेवानिवृत्त जिससे डीपीसी कर नहीं सकते थे उन्होंने डीपीसी किया। वो डीपीसी पुराने सेवानिवृत्त 6600 में किया और रिजल्ट जो आ रहे हैं वो 9000 पे बैंड का, जो एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक महोदया ने के संज्ञान में जब आया तो ये मुद्दा बना। अभी मेरे खिलाफ 1 जनवरी 2021 को शो कॉज नोटिस दिया गया और मेरा ट्रांसफ़र कानपुर में मैं निदेशालय में अटैच था। राजकीय पॉलिटेक्निक नरैनी और राजकीय पॉलिटेक्निक बांदा का प्रिंसिपल था। तत्काल प्रभाव से मेरा ट्रांसफ़र जो है कि रामपुर कर दिया गया। मेरी सिर्फ आप मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रावधिक शिक्षा विभाग में करीब 2 लाख जो छात्र हैं गरीब किसान के बढ़ते हैं, उनके लिए क्वालिफाइड टीचर जो AIST नॉर्म के अनुसार रखे जाते हैं, यह जो डीपीसी नियम विरुद्ध हुई है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए नियमानुसार सिलेक्शन कराएं और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। राजबहादुर जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मैंने माननीय मंत्री जी को बताया तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख सचिव कर रहे हैं जी, तो आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं, सहमत हैं? नहीं, प्रमुख सचिव साहब को डीपीसी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मंत्री जी को अगर गलत डीपीसी है तो उसको जो है कि उसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। नहीं, लेकिन गलती किसकी है? मंत्री जी की, प्रमुख सचिव में डीपीसी के लिए अनुमोदन उन्होंने, देखिए सच तो यह है कि अगर डीपीसी के लिए अनुमोदन जो दिया था वो 6300 में ही दिया था, 6600 में डीपीसी हुई थी, 6600 में डीपीसी का अनुमोदन दिया था। नहीं, इसीलिए मैं देखिए गलती किसकी है। मैं जैसे आपकी बात से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मंत्री जी की मंशा गलत थी या प्रमुख सचिव? नहीं, देखिए अगर अधिकारी लोग नियमानुसार डीपीसी करते थे डीपीसी नहीं होती। तो सबसे पहला दोष तो अधिकारियों का है। जब डबल बेंच से स्टे लेकर आए हैं आप, डीपीसी पर स्टे है, आप कर नहीं सकते तो आपने क्यों किया? अगर आपने कर दिया तो विभागीय मंत्री जी को इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। मतलब पहली जो जिम्मेदारी है मतलब आयुष पटेल जी की कम है, उनकी ज़्यादा है। पहली जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, लेकिन विभागीय हो मंत्री नहीं सकती, डीपीसी हो नहीं सकती थी। अगर डीपीसी गलत हुई तो विभागीय मंत्री जी को इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था।